Good afternoon, students. Today is 1st March 2021 and we'll be taking the topic limitations of memory system performance. Memory system, memory, when we talk about the memory performance, memory का जो performance है उसका what are the limitations? Limitations means up to what it can work. उसका क्या कहाँ पर उसको वो रुक जाता है, मतलब it can reach to its maximum limit. So here we'll see the terms latency and the bandwidth. It is latency and the bandwidth. Let's begin with the this topic. Effective performance of a program on a computer relies not just on the speed of the processor but also on the ability of the memory system. At logical level, memory system possibly consists of the multiple levels of cache, which takes request from a memory word and returns a block of data of size B containing the requested word after some nanoseconds. Here, this is referred to as the latency of the memory. The rate at which the data can be pumped from the memory to the processor determines the bandwidth of the memory system. मतलब अगर हम किसी की सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ही काउंट नहीं होता है, उसके अलावा मेमोरी भी काउंट करती है एक प्रोसेसर की स्पीड में. क्यों मेमोरी काउंट करती है? क्योंकि मेमोरी में से डेटा निकालना रहता है और मेमोरी में डेटा डालना रहता है. अगर मेमोरी से डेटा निकालने के लिए और डालने के लिए जो टाइम लगता है अगर वो ज्यादा होता है तो स्पीड जो है वो कम नजर आती है. समझ में आ रहा है? जैसे कि सपोज आपके पास में शेल्फ में आपकी किताबें जमा है, वो किताबें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ठीक ढंग से नहीं रखी हुई है, तो अगर उस शेल्फ में से अगर आपको बुक निकालनी है या फिर उसके अंदर बुक इस तरह से रखनी है कि सेकेंड टाइम जब आप निकालो तो आपको इजीली मिल जाए, तो अगर वो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, ठीक से नहीं लिखी होंगी या फिर उसमें साइज कम होगा तो आपको रखने में दिक्कत जाएगी, निकालने में दिक्कत जाएगी और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा. तो जो टाइम लगता है that is the time which is required to get the data when it is being requested into the memory, and the time which is required to put the data into the memory when it is required. If that time is counted, then we call that time as the latency time. उस time को क्या बोलते हैं? latency time. That is the time taken to perform the read write operations into the memory. The requested word is being searched from the memory and the requested word is put up into the memory. Word is the set of blocks. Block is a set of bits, and the bits means the information which is stored into the memory is in the form of a bit, byte, megabyte, इस टाइप से. एक तो लेटेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा, स्पीड अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, और दूसरा है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ मींस द रेट एट व्हिच द डेटा कैन बी पम्प्ड फ्रॉम द मेमोरी. किस रेट से डेटा पंप हो रहा है, प्रोसेसर किस रेट से डेटा पंप कर रहा है मेमोरी से, दैट इज डिटरमाइंस द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी. 10 Mbps मेमोरी की स्पीड है. इंटरनेट जब हम बात करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड अच्छी है. 10 Mbps स्पीड है. 10 Mbps मींस 10 Mbps डेटा कैन बी पैरेलली ट्रांसफर्ड और कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द इंटरनेट. तो बैंडविड्थ हमारी इतनी ज्यादा रहेगी तो हमको इतना ज्यादा डेटा पंप करने में और रिट्राइव और सेव करने के लिए इजी रहेगा. सो दीज आर द टू टर्म्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द. Now it is very important to understand the difference between the latency and the bandwidth. Now the techniques are required for addressing these. If water comes out, देखो अब ये latency और bandwidth का मतलब क्या हुआ समझो. एक एग्जांपल दिया हुआ है कि if the water comes out of the end of a fire hose 2 seconds after a hydrant is turned on, then the latency of the सिस्टम इज 2 seconds. मतलब अगर हमने एक पाइप लिया, फायर ब्रिगेड का जो पाइप रखा है उसमें से पानी बाहर निकलता है, तो जब हमने नॉब खोल लिया तो पाइप का जो जितना मोटापा है, ठीक है, उस मोटापे में से पानी निकलेगा. पाइप कितना मोटा है, तो जब हमने नॉब खोल लिया तो नॉब खोलने के कितनी देर बाद पानी बाहर निकल रहा है तो वो हमारा टाइम होगा. दैट इज 2 seconds. 2 सेकेंड लगा उसको वहां तक पहुंचने में. Once the flow starts, if the hose pumps water at 1 gallon per second, then the bandwidth of the hose is 1 gallon per second. मतलब जब पानी निकलना शुरू हुआ तो कितने टाइम में कितना पानी निकल रहा है, 1 सेकेंड में 1 गैलन पानी जब बाहर निकल रहा है तो वो बैंडविड्थ कहलाएगी. तो बैंडविड्थ इज इन द फॉर्म ऑफ अ पर स्पीड. कितना
डेटा पंप हो रहा है अपॉन टाइम, okay, that is called as bandwidth. Or latency is the time, that is time taken to do that particular operation, read or write. So if we need to put out a fire immediately, we might desire a low latency. सबसे कम लगाना चाहिए, जैसे नॉब खोला वैसे पानी आना चाहिए, low latency होना चाहिए. And bandwidth क्या होनी चाहिए, high होनी चाहिए. This would typically require higher water pressure from the hydrant. On the other hand, if we wish to fight bigger fires, we might desire a higher flow rate, so necessitates a wider hose and hydrant. As so मतलब जो लेटेंसी और बैंडविड्थ है, ये दोनों का टर्म ऐसा है कि लेटेंसी मतलब टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, जैसे ही नॉब खोला उसमें से पानी आने के लिए, तो वो टाइम कम लगना चाहिए, तो लेटेंसी शुड बी लो. और बैंडविड्थ शुड बी हाई. बैंडविड्थ मतलब कितनी रेट से पानी बाहर निकल रहा है. सो जितनी रेट से ज्यादा पानी निकलेगा बाहर, 1 गैलन पर सेकंड निकल रहा है, उससे 2 गैलन या 10 गैलन पर सेकंड अगर बाहर निकल रहा है, तो जितना ज्यादा पानी निकलेगा बाहर, उतना जल्दी फायर जो है वो एक्सटिंग्विश होगी. तो bandwidth should always be high, latency should always be low to get the good performance, to get the speed. Okay. Now let's say so the effect of the memory latency, we assume in the following example that the memory block consists of one word, and later relax this assumption while examining the role of the memory bandwidth. Since we are primarily interested in the maximum achievable performance, we also assume the best केस कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी. आप देखो ये कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, नीचे में और मेमोरी लेटेंसी के बारे में होता है. कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होता है कि कैश इज अ मेमोरी वेयर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. कैश जो है वो प्लेस है जहां पर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. तो जब प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो मेमोरी में से डेटा लेता है, तो कौन सी मेमोरी में से पहले डेटा सर्च करेगा, कैश मेमोरी से. तो जो उसको डेटा चाहिए वो कैश मेमोरी में सर्च करेगा. अगर वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो कैश मेमोरी का जो डेटा है वो रिप्लेस कर देगा जो उसको डेटा जरूरत है. देखो आई विल शो यू डायग्रामेटिकली, 1 मिनट. Okay, now let's see cache replacement policy. Like suppose this is processor. Okay, processor requires some information from the memory, so it searches first the information from the cache memory. अगर वो information cache memory में available है तो then it uses that information from the cache memory to process the information. If the information is not available in the cache memory, then it searches in the primary memory. If the information is available in the primary memory, it is being replaced by the already existing data in the cache. Cache में जो पहले का डेटा था उसको रिप्लेस कर देगा और ये नया वाला डेटा आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये डेटा जो है वो प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा इन्फो प्रोसेस करने के लिए. सो फॉर दैट द रिप्लेसमेंट पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड कि जो पहले का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर दे नए इन्फॉर्मेशन से, दैट इज कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी. तो ये कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कि आपको जो लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम यूज करेगा कि जो कम यूज में आता है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी यूज करेगा. तो ये अलग अलग एल्गोरिथम पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू ये कैश का डेटा जो है वो रिप्लेस करेगा. तो कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब कैश का जो डेटा है उसको रिप्लेस करना नए डेटा से, ताकि वो डेटा प्रोसेसर को जब भी वो रिक्वायर्ड हो तो वो कैश मेमोरी में अवेलेबल हो जाए. तो ये जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो डिफरेंट पॉलिसीज रहती है, जैसे फीफो पॉलिसी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या प्रायोरिटी बेस्ड पॉलिसीज, या लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी, इस टाइप से वो रिप्लेस करेगा. ओके, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी. Let's see this study. So we relax the assumption while examining the role of memory bandwidth. Since we are primarily interested in maximum achievable performance, we also assume the best case of cache replacement policy. Okay, now let's see the example effect of memory latency on the performance. जो हमने memory दो पॉइंट बोले थे, एक latency is responsible for that and the second is bandwidth. तो latency कैसे responsible रहती है? Let's see the example for that. Consider a processor operating at 1 gigahertz, that is 1 nanosecond clock, connected to DRAM, dynamic random access memory. मतलब एक प्रोसेसर जो है 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड का है, जो एक डायनेमिक रैम के साथ कनेक्टेड है, जिसकी लेटेंसी स्पीड कितनी है, 100 नैनोसेकेंड्स. दैट इज नो कैश, कैश मेमोरी नहीं यूज हो रही है. 100 नैनोसेकेंड से डेटा को रीड राइट कर रहा है वो मेमोरी में विदाउट कैश, डायरेक्टली मेमोरी से.
assume that the processor has 2 multiply add units and is capable of executing 4 instructions in each cycle of 1 nanosecond. 4 instructions एक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही है और 2 यूनिट्स हैं जो यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल है एडिशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए. 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू यूनिट्स ऐसे रहता है उसका, 2 इंटू 2 क्रॉस एड यूनिट्स आर देयर, और जो कैपेबल है 4 इंस्ट्रक्शंस 1 नैनोसेकेंड्स में एग्जीक्यूट करने के लिए. The peak processor rating is therefore 4G flops. Since the memory latency is equal to 100 cycles and the block size is 1 word, every time a memory request is made, the processor must wait 100 cycles before it can process the data. So consider the problem of computing a dot product of 2 vectors on such a platform. A dot product computation performs 1 multiply add on the second pair of the vector elements, that is each floating point operation requires 1 data fetch. It is easy to see that the peak speed of this computation is limited to 1 floating point operation every 100 nanoseconds, or 100 of 10 M flops, a very small fraction of the peak processor rating. This example highlights the need for effective memory system performance in the high computational rate. Now this is one example which is given to you. अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा. इसमें ये बोला है कि एक हमारे पास में प्रोसेसर है. We have one processor. उस प्रोसेसर का कितना स्पीड है, 1 गीगाहर्ट्ज स्पीड है. वो एक डायनेमिक रैम के साथ कनेक्टेड है. डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो रीड राइट ऑपरेशन कर रहा है मेमोरी के साथ में, जिसमें लेटेंसी स्पीड कितनी है, 100 नैनोसेकेंड्स. तो अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में 2 इंटू एड यूनिट्स मल्टीप्लाई किए, जिसमें 4 इंस्ट्रक्शंस एक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही हैं. 1 नैनोसेकेंड्स में ये 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही. अब हमको मल्टीप्लाई करना है 2 वेक्टर्स को, तो कितनी साइकिल्स यूज हो रही हैं उसमें, that is being calculated. मतलब here we just want to say that because of the memory latency there is a performance which is being affected. Performance of the processor is being affected because of the memory latency. अगर हमारे पास में 1 गीगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसर की ऑपरेटिंग की स्पीड है, तो भी जो रैम है वो कितने लेटेंसी से डेटा एक्सेस कर पा रहा है मेमोरी में से, वो आपको फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी. आपने तो सपोज आपके पास में एक एनवायरनमेंट है जिसको बहुत तेजी से वो वर्क कर सकता है, बट उसमें जो वर्क करने वाला है, जो पर्सन है वो वर्क करने वाला, उसकी ही स्पीड कम होगी. वो कितनी जल्दी से हाथ चला पाएगा, अगर वही कम होगा, देन इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर. तो here we just want to say using this example that there is a memory latency which is responsible for the performance of the instruction execution. एक instruction अगर execute हो रही है, 4 instructions, देखो यहाँ लिखा 4 instructions in each cycle of 1 nanoseconds. 1 नैनोसेकेंड्स की साइकिल में, हर एक नैनोसेकेंड की साइकिल में 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है. और उसको वेक्टर एरे मल्टीप्लिकेशन करना है. एक एरे दिया हुआ है, दूसरा एरे दिया हुआ है, उन दोनों एरे को वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले एलिमेंट को फिर सेकंड एलिमेंट को. तो वो हर एक को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर से डेटा को निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मेमोरी स्टोर करना पड़ेगा, फिर मेमोरी से डेटा निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्टोर करना पड़ेगा. सो इट रिक्वायर्स द टाइम टू डू दैट ऑपरेशंस. So even though the processor speed is 1 gigahertz, but the time taken to do that operation, which is latency time, affects the performance of the processor. Okay. Now improving the effective memory latency using cache. अभी यहाँ कैश मेमोरी नहीं है, डायरेक्टली मेमोरी में से डेटा ले रहे हैं. तो मैंने बताया कैश मेमोरी क्या होती है. बेसिकली हमने जो ऊपर वाला ऑपरेशन लिया था उसमें से वो डेटा कहाँ से निकाल रहा था, डायरेक्टली मेमोरी में से निकाल रहा था, क्योंकि मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है. अगर आपको कुछ बोला जाए कि आपको कुछ चीज ढूंढनी है और इस पूरे घर में ढूंढनी है, दैट इज वन. And if I say that you have to search that data, search that particular file from one shelf, so it makes a difference कि आप पूरे घर में से ढूंढ रहे हो या एक शेल्फ में से ढूंढ रहे हो. अगर आप एक शेल्फ में से फाइल ढूंढ रहे हो तो आपको जल्दी मिलेगी, अगर आप पूरे घर में से ढूंढोगे तो फाइल जल्दी नहीं मिलेगी. तो यही ऊपर वाले एग्जांपल में था कि मेमोरी में से डेटा जब आप निकाल रहे हो, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, फिर मेमोरी के अंदर डेटा डाल रहे हो, तो आपको ज्यादा समय लगेगा. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग अ मेमोरी कॉल्ड एज कैश मेमोरी. तो ये सेकंड जो एग्जांपल दिया हुआ है, लेटेंसी यूजिंग कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी मतलब
साइज उसका छोटा होता है। कैश मेमोरी का सबसे फीचर क्या होता है, कैश मेमोरी का साइज छोटा होता है, उसकी हाई स्पीड रहती है, हाई स्पीड से वो रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसकी लेटेंसी टाइम ज्यादा होता है, लेटेंसी टाइम मिनिमम होता है, कम टाइम में जल्दी इंफॉर्मेशन निकाल के देता है वो, जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैश, द साइज ऑफ द कैश इज वेरी स्मॉल, द स्पीड ऑफ द कैश इज वेरी हाई। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कैश का स्पीड सबसे हाई रहता है, दैट इज लेटेंसी इज वेरी लो, उसका लेटेंसी टाइम जो है वो बहुत कम होता है। देन कैश का साइज स्मॉल होता है, कैश की स्पीड हाई होती है, उसका लेटेंसी टाइम कम होता है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में मेमोरी लेटेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या इंट्रोड्यूस कर दें, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक छोटी मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दे, दैट इज कैश मेमोरी। जस्ट नाउ आई हैव शोन यू द एग्जांपल, ये जो आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया था। अगर हम ये प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कैश डाल दें, जहां कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो बताया था, तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में अगर कैश मेमोरी डाल दें तो सर्चिंग यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा। कैश मेमोरी में से सर्च इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, और ये जो इसका लेटेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब हमारी इंफॉर्मेशन जो है जो जल्दी एक्सेस होगी। तो हमारा जो 1 गीगाहर्ट्ज का स्पीड था प्रोसेसर का, और जो कैश मेमोरी का लेटेंसी था, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोसेसर उसको जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, प्रोसेसर उसको जल्दी प्रोसेस करेगा, डेटा वापस मेमोरी में स्टोर करेगा, यहाँ से लेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, लेगा, स्टोर करेगा। अगर वो इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में नहीं है तो इसका कैश मेमोरी का काम है कि मेन मेमोरी में से डेटा सर्च करेगा और इसके अंदर ये डालेगा। अगर इसके अंदर स्पेस है तो वो स्टोर कर देगा, अगर इसमें स्पेस नहीं है तो वो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से यहाँ से डेटा लेगा। अब एक चीज और रहती है कि इसमें एक वर्ड है हिट एंड मिस। अगर प्रोसेसर को कैश के अंदर डेटा मिल जाता है तो उसको वो हिट बोलता है, अगर वो प्रोसेसर को कैश के अंदर डेटा मिलता नहीं है तो उसको मिस बोलता है। तो जितने ज्यादा मिस होंगे उतना ज्यादा जो एल्गोरिथम्स है वो इम्प्लीमेंट हो गए, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ताकि वो जो उसके पास डेटा अवेलेबल है यहाँ से यहाँ पर वो रिप्लेसमेंट करे। फिर वो क्या करेगा, अगर वो डेटा यहाँ पर मिस आ रहा है तो यहाँ पर वो मेमोरी के अंदर जाएगा, मेमोरी के अंदर डेटा सर्च करेगा। इफ द डेटा इज अवेलेबल इन दिस मेन मेमोरी then it is hit and it puts that data into the cache using page replacement policy. Okay, and then it searches the data in the cache, it says it is hit and it gets the information. So hit और miss जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वो लेटेंसी बढ़ता जाएगा। जितना हिट और मिस में ऑपरेशंस परफॉर्म, जितना जितना जल्दी जल्दी हिट मिलता जाएगा then the latency will be reduced. Okay, so this is our improving effective memory latency using cache. So देखो, one such innovation addressed the speed mismatch by the placing a smaller and faster memory between the processor and the DRAM. This memory, referred to as cache, acts as a low latency, high bandwidth storage. Low latency and high bandwidth. This is how you increase the speed. हमने टॉपिक यहीं से शुरू किया था कि हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वन इज लेटेंसी एंड अनदर इज बैंडविड्थ। लेटेंसी लो होनी चाहिए, दैट इज टाइम टेकन टू परफॉर्म द रीड राइट ऑपरेशन। बैंडविड्थ हाई होना चाहिए कि कितनी रेट से डेटा इज पम्प्ड फ्रॉम द मेमोरी। ओके, इफ it is possible by introducing a small size memory between the processor and the DRAM, which is a cache memory. So the data needed by the processor is first fetched into the cache. All subsequent accesses to data items resides in the cache and are served as a cache. Thus, in the principle, if a piece of the data is repeatedly used, the effective latency of this memory system can be reduced by the cache. So the fraction of the data reference satisfied by the cache is called as hit ratio. Hit ratio means how many times the data hits into the memory. Hits means it is found into the memory. कितनी बार जब मैं ढूंढने जाती हूँ तो मुझे डेटा मिलता है। जितनी बार मैंने 10 बार अटेम्प्ट किया डेटा कैश में ढूंढने के लिए और मुझे 10 बार डेटा मिल गया तो मेरा हिट रेशियो 1 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हिट रेशियो इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ द हिट रेशियो इज 0। 0 मतलब मैंने 10 बार ढूंढा और मुझे एक भी बार नहीं मिला तो हिट रेशियो 0 हो जाएगा। और अगर मैंने 10 बार ढूंढा और मुझे 10 बार मिल गया तो हिट रेशियो 1 आएगा। अगर मैंने
10 बार ढूंढा और मुझे 5 बार ही मिला तो 0.5 हिट रेशियो आएगा. सो हिट रेशियो शुड बी 1, that is 100% availability of the data into the memory. So this is the effective computation rate of many applications is bounded not by the processing rate of the CPU, but at the rate at which the data can be pumped into the memory. Such computations are referred to as being memory bound. Memory bound means ki rate at which the data is available into the memory, into the cache memory. So the performance of the memory bound performance is critically impacted by the cache hit ratio. Cache के अंदर कितनी बार वो हिट होता है, hit ratio 1 आता है, वो हमारा memory bound होगा. Memory की maximum limit is 1, that is 100%. कि 100% data is available into the memory. Okay, that is what is memory bound. Now another thing is impact of the cache on the memory system performance. What is the second thing? Impact of the cache on the memory performance. This is another example जो हमने भी cache का लिया था. Same जो हमने उसका example लिया था without cache, अब ये with cache. अगर मैं यही operation with cache कर रही हूँ तो ये जो हमने example दिया था just now, we have seen this example, effective of the memory latency on the performance, and this effective of the memory latency with cache. This is impact of cache on the memory system performance. Same है 1 GHz processor है, 100 ns latency of DRAM, and in this case we are introducing a small size 32 KB of cache memory with the latency of 1 nanoseconds or 1 cycle. Okay, we use this setup to multiply two matrix A or B of 2 dimensions 32 by 32. मतलब दो मैट्रिक्स है हमारे 32 by 32 मैट्रिक्स के, इन टू मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है. जब मैं को इन टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो डेटा कहाँ स्टोर करना है? We want to store the data in the matrix, that is C. Okay, so cache is large enough to store the matrix A and B as well as the matrix C. cache का जो साइज है वो A और B को भी स्टोर कर सकता है और जो रिजल्ट है उसको भी स्टोर कर सकता है. तो इसको क्या करना है, रैम को पहले A का डेटा रीड करना है, फिर B का डेटा रीड करना है, फिर प्रोसेस करना है, A और B के डेटा को मल्टीप्लाई करना है, फिर से रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है, अगेन द रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इनटू द cache memory. So once again we assume an ideal cache placement strategy in which none of the data items are overwritten by others. अब हम यहाँ cache replacement policy यूज नहीं कर रहे कि कोई भी डेटा जो है वो overwrite हो रहा है, हमारे पास में डेटा अवेलेबल है. Fetching the two matrix into the cache corresponds to fetching 2k words which takes approximately 200 microseconds. डेटा को कैश में से फेच करना है, कितना टाइम लग रहा है उसके लिए, हाउ मच डेटा वी आर डूइंग एक्सेसिंग फॉर द टू मैट्रिक्स. से फॉर एग्जांपल 2k वर्ड्स जो है हम सर्च कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, विच टेक्स अप्रोक्सीमेटली 200 microseconds. Now we know that the elementary algorithms that multiply two matrix n by n matrix takes 2n raised to power 3 operations. For our problem this corresponds to 64k operations which can be performed in 16k cycles at 4 instructions per cycle. तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, 64k ऑपरेशंस परफॉर्म करना है क्योंकि 2 into n raised to power 3 इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 32 by 32 मैट्रिक्स है. तो वी हैव कंप्यूटेड द फॉर्मूला लाइक 2 raised to 2n raised to power 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जिसमें से 64k ऑपरेशंस प्रॉब्लम में हो गए टोटल 64k operations, which means that is total 16k cycles. 16 nanosecond microseconds will be performed in 16k cycles. Now the total time for the computation is therefore approximately equal to the sum of the time for the load store operations and the time for the computation, that is 200 plus 16 microseconds. इतने लग रहा है हमको समय, क्योंकि 200 माइक्रोसेकेंड्स एक को करने के लिए लग रहा है तो 16 को करने के लिए that is plus 16 और एक करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, निकालने के लिए और रखने के लिए, ठीक है 200. उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 16, एक को परफॉर्म करने के लिए, रीड करने के लिए 200 माइक्रोसेकेंड्स, उसको प्रोसेस करने के लिए 16 माइक्रोसेकेंड्स, एक को करने के लिए 200 प्लस 16 216. तो 64k टोटल है, उसको करने के लिए 216 और 303 m flops. दिस मच इज द कंप्यूटेशनल रेट. ये कंप्यूटेशनल रेट हो गए, इतने रेट से वो परफॉर्म करेगा, इतना तो उसको मिनिमम लगेगा. 200 माइक्रोसेकेंड्स प्लस 16, 200 किसके लिए, 200 निकालने के लिए, ठीक है, उसके अंदर डालने के लिए कैश मेमोरी में से, और 16 प्रोसेस करने के लिए, तो 216 हो गया. मतलब इतना टाइम लग रहा है. रेट 64 by 200
16 इस रेट से कर रहा है वो, एक को करने के लिए उसका इतना रेट है। ओके, सो नोट दैट दिस इज द थर्ड फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर द 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट। देखो 303 का इम्प्रूवमेंट है, जबकि वहां पर कितना था, 100 के आसपास था इनफ्लक्स, तो यहाँ पर 303 इम्प्रूवमेंट है। ओके, सो पिछले वाले से हमको 303 इम्प्रूवमेंट है, दैट इज although it is still less than 10% of the peak processor performance, we see that by placing a small cache we are able to improve the processor utilization considerably। जो नेट सेट के या टेक्निकल एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू परफॉर्म दिस सेट। नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 2-4 बार पढ़ो अपने आप आएगा। ओके, now let's see, there is something called as temporal locality। what is temporal locality? Let's see that the improvement in the performance resulting from the presence of the cache is based on the assumptions that there is repeated reference to the same data। this notion of repeated reference or to the same data in a small time window is called temporal locality of reference। locality of reference means कुछ वो वाला मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना जहां पर डेटा अवेलेबल है। And if we know that the data is available in that particular memory location, then again and again we are going to access that particular location for accessing the data। that is temporary location of the data where the data is possibly available। जैसे हमको पता है कि हमको वो डेटा उस लोकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने एक बार एक्सेस किया तो वहां मिल गया, 2 बार मिला, 3 बार किया एक्सेस तो मिल गया, so that is that temporary location। so that increases the performance। so performance can be calculated in the form of order of, that is we had order of n square data access and order of n cube computation। so data reuse is critical for the cache performance because if each data item is used only once, it would still have to be fetched once per use from the DRAM। मतलब अगर हमको पता है कि सेम डेटा बार बार यूज हो रहा है तो कैश में क्यों ना रखें। we know that this book is being referenced again and again, तो हम उसको टेबल पे रखेंगे। जो बुक मुझे ज्यादा यूज में नहीं आती, जो मेरी 8-9 स्टैंडर्ड की बुक है, पिछले ग्रेजुएशन की बुक है, उनको हम ऊपर लोफ्ट में डाल के रखते हैं, पर जो बुक्स हमें ज्यादा काम में आती है उनको टेबल में रखते हैं। दैट इज माय temporary location, temporal locality of reference, that is first location where we are going to search that information, that is which is available in my cache। so if it is already there in the cache and the accessibility becomes very easy, so the complexity of that is order of n square and data access and order of n cube, that is computational accessibility। ये हमने calculate किया है, that you will see in the design analysis and algorithm, complexity of an algorithm। तो अगर वो डेटा कैश में अवेलेबल नहीं रहता है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, उस डेटा को वहां से रिप्लेस करेंगे, पहले का डेटा इरेज करेगा, फिर नया डेटा प्लेस करेगा, तो हर बार वो अगर चेंज करना है, हर बार चेंज हो रहा है तो डाटा टाइम ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर वो पता है कि वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर, हर बार ढूंढने पर वही मिल जाता है, तो फिर हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। दिस इज हाउ डू यू डू द ऑपरेशन। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ। तो जो हमने सेकंड चीज बताई थी बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। बैंडविड्थ मतलब कि रेट एट विच द डेटा इज बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ फ्रॉम द मेमोरी, कितनी रेट से डेटा पंप कर रहा है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कैश लाइन। द सिंगल यूनिट ऑफ 4 वर्ड्स इन दिस केस इज कॉल्ड एज अ कैश लाइन। एक वर्ड जो है एक सिंगल यूनिट में से सर्च कर रहा है, तो एक लाइन में से डेटा जो एक्सेस कर रहा है। See, let's read out this. Memory bandwidth refers to the rate at which the data can be moved between the processor and the memory। processor और memory के बीच में डेटा कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। It is determined by the bandwidth of the memory bus as well as the memory units। One commonly used technique to improve the memory bandwidth is to increase the size of the memory blocks। मतलब कितनी रेट से मेमोरी में से डेटा प्रोसेसर के पास में जा रहा है, प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है प्रोसेसर मेमोरी के बीच में। तो जितनी हाई स्पीड से होगा उतना बैंडविड्थ हाई रहेगा, और जितनी हाई स्पीड से रहेगा उतना जल्दी जल्दी काम होगा। तो बैंडविड्थ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लेटेंसी हमेशा कम होना चाहिए। तो अगर ब्लॉक साइज जो है, ब्लॉक मतलब कि एट अ टाइम कितना इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। ब्लॉक इज अ 32 बिट्स का एक ब्लॉक रहता है।
वो 32 बिट्स का ब्लॉक से डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में. सो जो वो है फॉर इलिस्ट्रेशन लेट अस रिलैक्स ऑन सिंपली रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक. मेमोरी ब्लॉक का साइज कितना है? इट मे वेरी. 32 मतलब स्टैंडर्ड रहता है. वो डिपेंड करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर की कितना ब्लॉक्स मेमोरी का साइज वो ट्रांसफर कर सकता है. एज्यूम दैट अ सिंगल मेमोरी रिक्वेस्ट रिटर्न्स अ कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स. एक रिक्वेस्ट से 4 ब्लॉक्स कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रहे हैं memory to processor. So the single unit of 4 words in this case will be referred to as a cache line. उसको हम क्या बोलेंगे? कैश लाइन. एक लाइन से कैश में से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. So conventionally computers typically fetch 2 to 8 words together into the cache. Okay. This is another example effect of block size, that is dot product of two vectors. अगर हम dot products of two vectors लेते हैं using the bandwidth, then we will see how it affects the memory. This is another example. So you just go through this. Okay. And then tomorrow we'll read the next topic. This impact of starded access, that we will see and see the complexity later on in the session.